प्रश्न पत्र क्रमांक 14 हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत रीतिकाल के नामकरण राजनीतिक परिस्थिति के उपरांत आपके अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया एक पाठ है, एक मुद्दा है सामाजिक परिस्थितियाँ, यानी राजनीतिक परिस्थिति के बाद सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार की थी, इसके संदर्भ में क्या करना है कि हमें अभी बातचीत करनी है। सामाजिक दृष्टि से यह रीतिकाल को प्रारंभ से अंत तक घोर अधपतन का युग कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतवादी व्यवस्था की होने वाले सारे दुर्गुणों एवं दोषों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव जनसाधारण के जीवन पर पड़ रहा था। इसके साथ साथ जो कवि हैं, संगीतकार हैं, जो रचनाकार हैं, उनके जीवन पर भी पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। बादशाह के अधीन मनसबदार अमीर उमराव थे और अमीर उमराव एवं मनसबदारों के बाद ओहदों के अनुसार दूसरे कर्मचारी थे। ओहदा का मतलब है कि पद, दूसरे कर्मचारी वहाँ थे। सब अपने से ऊपर वाले को प्रसन्न एवं खुश करने के लिए मग्न एवं अपनी कर्तव्य पूर्ति समझते थे। अभी भी यह सिलसिला क्या बंद नहीं हुआ। वर्तमान समाज में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अधिकारियों को खुश करने के लिए बहुत सारी बातें होती रहती हैं, जिसे मराठी में चिरीबिरी कहा जाता है या भ्रष्ट व्यवहार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार उस काल में भी ये प्रथा प्रचलित थी। ऊपर से नीचे तक यह शासकों का ही वर्ग था और यह वर्ग किसान कमाई का शोषण सेठ या यह वर्ग किसान मजदूर एवं सेठ साहूकार तथा व्यापारी वर्ग का शोषण करता था। सामंत जो थे वे मजदूर एवं सेठ साहूकार तथा व्यापारी वर्ग का शोषण हमेशा वे लोग करते रहते थे। किसान मजदूर एवं श्रमजीवियों की कमाई का शोषण सेठ साहूकार तथा व्यापारी करते थे। किसान मजदूर एवं श्रमजीवी एवं का शासक और सेठ साहूकार शोषित एवं पीड़ित था। निम्न वर्ग होने के कारण सभी ओर से वह पीड़ित थे। अकाल, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक फलस्वरूप उत्पन्न जो समस्याएं थी, वो समस्याएं, साथ साथ युद्ध, सेनाओं को किसी न किसी प्रयाण करते हैं तो प्रयाण के आदि के कारण इस वर्ग की आय के एकमात्र साधन कृषि की हानि होती थी। श्रमजीवी वर्ग को किसी न किसी की बेगारी करनी पड़ती थी और बेगारी या बेगार करने वाली श्रमजीवी मजदूर को पारिश्रमिक या पारिश्रमिक के नाम पर कोड़े की मार झेलनी पड़ती थी। शासक, सामंत और आमिर उमराव का वर्ग थोड़ा वे अलग प्रकार का वर्णन दिया है, एक दूसरी पद्धति है जीवन जीने की। अमीर उमराव का वर्ग ऐश्वर्य और वैभव विलास में डूबा हुआ था। सुरा और सुंदरी में डूबे हुए विलासी शासक सामंत का काम कला की शिक्षा को ही बड़ी उपलब्धि मानते थे। काम कला की शिक्षा, यानी इसके संदर्भ में, काम के संदर्भ में बताऊंगा अंग्रेजी में, सेक्स के संदर्भ में बड़ी उपलब्धि भी मानते थे। शाहजहां की वैभव प्रियता, विलास लिप्तता और प्रदर्शन प्रवृत्ति का तत्कालीन सामंतीय जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। परिणाम स्वरूप पौरुष का ह्रास होकर केवल विलास और प्रदर्शन की प्रवृत्ति शेष रह गई थी। समाज में मनोबल की कमी और बौद्धिकता का अभाव निर्माण हुआ था। रीतिकाल में नारी केवल भोग तृप्ति का बेजान यंत्र बन गई थी। बहुविवाह, बाल विवाह, अनमिल विवाह, रखील प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी अनेकानेक कुप्रथाओं के बल पर नारी के व्यक्तित्व को
संकोच किया था, संकोच किया गया था। अनेक छोटे मोटे सामंतों के पास रखेलों की भरमार थी। मुगल सम्राटों की अनेक पत्नियां, रखेलियां और परिचारिकाएं केवल भोगदासी के रूप में जीवन यापन करती थी। अनेक पत्नियां रखना और रखियोलों से घर भर जाना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। अनैतिक नाजायज संबंध रखना और ऐसे संबंधों से बच्चे पैदा करना साधारण बात मानी जाती थी। नारी को संपत्ति मानकर उस पर अधिकार स्थापित करना, उसको भोगना, उसका अपहरण करना अभिजात वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता था। अनेक बेगमों, रखेलों एवं रक्षिताओं के होते हुए भी शासक, सामंत, वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। उनके इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्णय तक हो जाया करता था। यानी उनके इशारों पर, यानी वेश्याओं के इशारों पर सारे भाग्य का, दूसरे लोगों का भाग्य, उसका निर्णय लिया जाता था। इस प्रकार के विलास में डूबे हुए लोग अपनी संतान की देखभाल तक नहीं कर पाते थे। शासक, सामंतों के शिक्षक भी घटिया व्यक्ति होते थे। वे काम कला की शिक्षा देकर अपने कर्म की इतिश्री समझते थे। लड़कियों के साथ छेड़छाड़, तितर बटेर पालना और उन्हें लड़ाना शहजादों और राजकुमारों की दिनचर्या बन गई थी। विलासिनी माताओं की देखरेख के अभाव में राजकुमारियां और शहजादियां अपने महलों और हरमों में काम करने वाले सामान्य कर्मचारियों और नौकरों के साथ प्रेम व्यवहार करने लग जाती थी। अनेक सपत्नियों के कारण पति से पूर्ण प्रेम प्राप्त न होने करने वाली औरतें अपनी प्रेम की भूख मिटाने और शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए नाजायज संबंध रखती थी। यथा राजा तथा प्रजा, इस उक्ति यह जो है ये इस काल को पूर्णतः लागू होती है। नारी को केवल भोग मनोरंजन का साधन मानना, उसके शारीरिक लावण्य और कोमलता को ही महत्व देने की सामंतीय सोच का बुरा प्रभाव समाज पर हुआ था। समाज में नारी को केवल वस्तु के रूप में स्वीकार जाता था। उसकी अनुपम शक्ति, संपन्न अंतरात्मा की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। रूढ़ी परंपरा और अंधविश्वासों के कटघरों में उसे कैद कर उस पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। नशापान, वेश्यावृत्ति समाज जीवन का एक अभिन्न अंग था। जनसाधारण की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, संपत्ति की रक्षा आदि का इस काल में कोई प्रबंध नहीं था। किसान मजदूर के श्रम माल का शोषण करना, उन पर अन्य अत्याचार करना शोषकों को या शोषक शासकों के लिए साधारण सी बात थी। नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई थी। जन सामान्य में अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ घर कर गई थी। ज्योतिषियों की वाणी, शकुन शास्त्र पर अगाध विश्वास था। उस समय की जनता में विलास की प्रधानता के कारण भक्ति की भावना मंद पड़ गई थी। जनता प्रायः अशिक्षित थी, वह भाग्यवादी बन गई थी। जनता में नागरिकता का पूर्ण अभाव था। स्वार्थांध होकर विलास के उपकरण जुटाना उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था। सुंदर लड़कियों का अपहरण करवा लेना, वेश्याओं को सम्मान देना, मनोरंजन के अनेक घटिया साधनों में लीन रहना तत्कालीन समाज की दशा को स्पष्ट करता है। कृषक समाज जीविका निर्वाह के साधनों से रहित था। उसके श्रम का स्वामी बनकर शोषण करने वाला सामंत वर्ग भोग विलास में अंधा बन गया था और प्रशासन क्षेत्र में जागीरदारों का दबदबा था। उसके अत्याचारों से श्रमिक एवं किसान वर्ग भी पीड़ित था। कला कौशल्य और व्यापार की ओर भी शासक या शासन का ध्यान नहीं था। शासकों की ओर से उपेक्षित होने के कारण कला कौशल्य एवं व्यापार की हानि हो गई थी। सभ्यता और संस्कृति के ह्रास के कारण इस युग को आर्थिक संकटों को झेलना पड़ा। सामाजिक विषमता, छुआछूत की भावना, राजनीतिक जो व्यवस्था है वह व्यवस्था, कठोर बंधनों के कारण समाज में बहुत सारा वातावरण बिगड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अनेक दरारें पड़ी। सामाजिक एकता के अभाव के कारण समाज विनाश की ओर बढ़ता रहा था। यानी इस प्रकार की सामाजिक स्थिति अगर है तो उसका असर कुछ न कुछ हमें उस काल के साहित्य पर दिखाई देता है। रचनाकार
समाज में होने वाली हिंदी की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को आधार बनाकर ही आगे चलता है, लिखता है। तो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के उपरांत या उसके नामकरण के संदर्भ में पहले ताशिका में हमने जो चर्चा की थी, उसके उपरांत जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं उन कवियों के जीवन चरित्र से संबंधित जो बातें हैं उन बातों पर हम क्या करेंगे कि अगली ताशिका में इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक जो पढ़ाया है उसे सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा और उसकी तैयारी कीजिएगा, पठन कीजिएगा।